किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक पहुंचती हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य मजबूत हो तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसानों को मजबूत करना होगा। किसान या फिर कहें कृषि का क्षेत्र हमारे देश की आर्थिक रीढ़ है, इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, उनकी आय में वृद्धि हो। इसीलिए कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास होता है कि आप किसान भाई बहनों तक कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियाँ पहुँचे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि कैसे आप सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और किस तरह से कृषि में नई तकनीक के इस्तेमाल से न सिर्फ उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, श्रम में कमी ला सकते हैं, बल्कि अपने आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मंत्रालय से पर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां पर DPPQS फरीदाबाद के उपनिदेशक डॉक्टर VD निगम हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे सोयाबीन की फसल को बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। खास तौर पर सफ़ेद मक्खी और इसके अलावा पीले मोज़ेक से कैसे आप अपनी फसल को सुरक्षित करें, कौन कौन से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए, आइए डालते हैं नजर। सोयाबीन विश्व की एक प्रमुख फसल है। यह लगभग विश्व की 25% वानस्पतिक तेल की मांग की पूरी करती है। भारत में भी सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से वानस्पतिक तेल के लिए ही की जाती है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी है, परंतु हाल के वर्षों में देखा गया है सोयाबीन उत्पादन में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण मौसम की विपरीत परिस्थितियां व साथ में लगने वाले कीट और व्याधियों का प्रकोप होना। सोयाबीन फसल में प्रमुख कीट इस प्रकार हैं: सफ़ेद मक्खी, तना मक्खी, पत्ता मोड़क, सेमी लूपर, चने की इल्ली व तंबाकू इल्ली। जबकि रोगों में मुख्य रूप से पीला मोज़ेक रोग, एंथ्राक्नोज, चारकोल रॉट और बैक्टीरियल ब्लाइट प्रकोप फैलाते हैं। अगर हम पीला मोज़ेक रोग के बारे में बताएं तो यह सफ़ेद मक्खी कीट के द्वारा ही फैलाई जाती है और इसका रोग वाहक भी सफ़ेद मक्खी होती है। शुरुआत में ऊपरी पत्तियां धब्बेदार चित्तीदार धब्बे बनते हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जबकि बीमारी का अधिक प्रकोप होने पे प्रभावित पौधे पूर्ण रूप से पीले पड़ जाते हैं और कमज़ोर पड़ के गिर जाते हैं। कभी कभार फूल फलियां भी कम बनती हैं और तथा पौधा मुरझाकर उस अवस्था में ज़्यादा गिर जाता है जिस खेत में पानी ज़्यादा भरा हो। जैसा कि बताया गया है, यह रोग मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी के कीट के प्रकोप से ही फैलाया जाता है। सफ़ेद मक्खी सफ़ेद पंखों वाली पीले मुख की छोटी मक्खियाँ होती हैं। इसका आकार 2 से 3 मिलीमीटर होता है। यह ज़्यादातर पत्तियों के निचली सतह पे पत्तियों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाती है। सफ़ेद मक्खी मुख्य रूप से 3 प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। पहला, पत्तियों का रस चूसकर; दूसरा, फल, फूल और फलियों का रस चूसकर कमज़ोर कर देती है; और तीसरा, पीला मोज़ेक रोग वाहक के रूप में बीमारी फैलाती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कीट और रोग निवारण हेतु सर्वप्रथम कीट व रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। फसल सघनता से बचना चाहिए। पौधों से पौधों और पंक्ति से पंक्ति की दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो नत्रजन उर्वरकों का संतुलित व समुचित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। पीला मोज़ेक रोग वायरस शुरुआती अवस्था में अगर लगा हुआ है तो
इसके निवारण के लिए जो संक्रमित पत्तियां हैं उनको तोड़कर और प्रभावित पौधों को उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। पीला मोज़ेक वायरस दिख रहा है तो गोबर के उपलों की राख की डस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए विशेष रूप से नीम का तेल 2 से 3 ml 1 लीटर या 2 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। कृषि दर्शन में बढ़ते आगे अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन हमारे छोटे मझोले किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ख़ास तौर पर वो किसान जिनके पास या तो भूमि नहीं है या फिर कम भूमि है और उपजाऊ भूमि की कमी है। ऐसे में बकरी पालन उनके लिए आय का एक अतिरिक्त माध्यम बनता है। अच्छी बात यह है कि बकरी पालन में बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है और इसके अलावा अन्य पशुओं की तुलना में बकरियां बीमार भी कम पड़ती हैं। साथ ही हमारे किसानों को जब भी धन की आवश्यकता है तब वो बकरी पालन के माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं। आइए जानते हैं बकरी पालन से जुड़ी बुनियादी बातों के बारे में। गर्मी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए बेहद खास जानकारी लेकर आए हैं। गेंदे की खेती किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प बनती जा रही है। आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र की संयुक्त टीम द्वारा गुना में गेंदे की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परियोजना संचालक श्री अमित सिंह भदौरिया के नेतृत्व में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकें सिखाई जा रही हैं, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके। गेंदे की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी की तैयारी और उचित बीज का चयन महत्वपूर्ण है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे गेंदा के विभिन्न किस्मों का चयन करें जो उच्च गुणवत्ता और उच्च उपज देने में सक्षम हों। साथ ही फसल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरक का उपयोग करना भी आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि गेंदा केवल एक सजावटी फूल नहीं है, बल्कि इसकी खेती से किसानों को अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद है। इसका उपयोग पूजा पाठ, सजावट और औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार गेंदे की खेती एक बहुप्रकारी विकल्प बनकर उभरी है। खेत पाठशाला में किसान न केवल गेंदे की खेती के तकनीकी पहलुओं को सीख रहे हैं, बल्कि वे फसल के लिए सटीक जल प्रबंधन और कीट प्रबंधन के तरीके भी जान रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को फसल उत्पादन में सुधार के लिए नवीनतम अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जा रहा है। गेंदे की खेती से जुड़ी इन जानकारियों के साथ
किसानों को उनके कार्य में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। आशा है कि इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि यह क्षेत्रीय कृषि विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कहते हैं कि अगर मंजिल पर आपकी निगाह है तो ऐसे में मेहनत करने से ना डरें। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि मेहनत से नहीं डरते हैं और अपने परिश्रम के बल पर मंजिल को हासिल करते हैं। हालांकि राह में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमारे इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही किसानों से, ताकि आप उनके जीवन से कुछ सीख ले सकें और अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकें। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आज के ऐसे ही सफल किसान से कृषि स्टार्टअप में। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया।
आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकालता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे थे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदो सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आर.के.वी. रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आर.के.वी. रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। नंदो की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है।
किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे एक नई पहल के बारे में, जिसमें छात्र अब पढ़ाई के साथ खेती किसानी की बारीकियों को भी सीखेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन स्थित क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय ने बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों को खेती के व्यावहारिक अनुभव देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विश्वविद्यालय ने अपने 2 एकड़ बॉटनिकल गार्डन की भूमि पर खेती करने के लिए एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत छात्रों को खेती के 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरी का ज्ञान प्राप्त होगा। यह पहल छात्रों को खेतों में वास्तविक अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगी, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल प्रबंधन और उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से समझ सकें। कृषि के व्यावहारिक ज्ञान से लैस ये छात्र न केवल अपने करियर में सफलता पाएंगे, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और विकास को भी प्रोत्साहित करेंगे। यह कदम कृषि शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। उम्मीद है कि इससे नए और सक्षम कृषि वैज्ञानिक और किसान उभरेंगे, जो देश की कृषि व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में सबसे पहले आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। आइए जानते हैं आज वो कौन सी जानकारियां आप किसानों के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में तैयार धान, मक्का और बाजरे की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों मूंगफली की खुदाई भी कर सकते हैं। गुजरात में सब्जियों के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सतपुड़ा के पठार क्षेत्र में टमाटर और मटर के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र के कोंकण में सुबह के समय अगेती धान की कटाई जारी रखें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तैयार सोयाबीन, बाजरा और मक्का की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई भी करते रहे। मराठवाड़ा में कुसुम की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान उन्नत किस्म के चने की बुवाई भी कर सकते हैं। पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन, मक्का और हरे चारे की कटाई करें। पश्चिमी विदर्भ में कुसुम, सूरजमुखी और कपास की बुवाई का काम करें। आंध्र प्रदेश में रब्बी की मक्का बोएं। वहीं उत्तरी तेलंगाना में चने और मूंगफली की बुवाई करें। तमिलनाडु के किसानों को सलाह कि धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मक्का, काली मिर्च और हाल फिलहाल में लगाए गए पौधों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। हल्दी की नई फसल में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हम सभी जानते हैं कि फसलें उगाने के लिए हमें काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारे किसानों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जल संसाधन का उचित इस्तेमाल करें। इससे वो पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार भी यहाँ पर किसानों से कह रही है कि वो ऐसे प्रयास करें जिनमें कम से कम पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसी का जवाब है। किसान इससे जुड़कर नई तकनीक, नई विधि से सिंचाई कर सकते हैं और साथ ही अपनी उपज को भी बेहतर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर
खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है कि किसान इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान जो अन्य जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उनका भी आप खेती में उचित इस्तेमाल करें और अपनी आय में वृद्धि करें। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में कुछ और ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। DD किसान, बदलते भारत की शान।